हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज एक बार हम सब लोग फिर से डिस्कस करेंगे अपने इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। थोड़ा सा आज हम लोग इसे और एक्सटेंड करेंगे। लास्ट क्लास में हम सब ने पढ़ा बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में कि किस तरह से इसके थ्रू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की कमियों को दूर किया गया था और एटम का एक नया स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था सबके सामने। इसमें हम लोगों ने देखा था ऑर्बिट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट के बारे में, शेल और ऑर्बिट वगैरह का कॉन्सेप्ट जो था, जिसे हम अपनी आज की इस क्लास में यूज़ करेंगे वैलेंसी को समझने के लिए कि वैलेंसी क्या होती है और किस तरह से ये शेल्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है। और भी कई ढेर सारी चीज़ें इसी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ, अगर हमें वैलेंसी को समझना है काफ़ी अच्छे से एक डिटेल्ड वे में, तो उसके लिए हमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग थ्रू आउट द एकदम बेसिक चल सकें आगे वैलेंसी को समझने पर। और इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है बोर-बरी स्कीम। क्या कहते हैं हम लोग इसे? बोर-बरी स्कीम। तो चलिए हम लोग इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना वैलेंसी वाला टॉपिक। बोर-बरी स्कीम देखिए बेसिकली है क्या? इस स्कीम के थ्रू, मतलब इस रूल के थ्रू बेसिकली आप ये कह सकते हैं, ये समझाने की कोशिश की गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स का एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, लोगों ने देखिए ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। लोगों को ये मालूम था और उन्हें एक एटम का रफ स्ट्रक्चर भी मालूम था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इसके किनारे किनारे सर्कुलर ऑर्बिट्स या शेल्स होते हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। इतनी बातें बेसिक तो हमें मालूम थी, लेकिन अब ना लोगों को मन में डाउट ये था कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स ये जो बाहर ऑर्बिट्स में रह रहे हैं, क्या कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट्स में रह सकते हैं या एक ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इस तरह के बहुत सारे डाउट्स थे। तो उसे क्लियर किया गया किसके थ्रू? बोर-बरी स्कीम के थ्रू। और इससे जो डाउट्स आपके क्लियर होंगे ना, वो वैलेंसी को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि बोर-बरी स्कीम क्या होता है। तो आपको मालूम है देखिए कि एटम के पास ऐसे एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और ये होती है मेरी किनारे किनारे सर्कुलर ऑर्बिट्स कुछ इस टाइप की। क्या कहता हूँ मैं इन्हें? फर्स्ट वाली ये जो n इज इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट या शेल है मेरा, इसे हम बोलते हैं k शेल। समझ में आई बात? n इज इक्वल्स टू 2 वाला ये जो ऑर्बिट या शेल आपको दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? l शेल। फिर n इज इक्वल्स टू 3 पे मेरा होता है m, और n इज इक्वल्स टू 4 के लिए क्या होता है? n शेल। आगे भी होते हैं बट हमें मेनली 4 की ज़रूरत होती है। तो k, l, m, n ये मेरे क्या हो गए? शेल्स हो गए। यहाँ पे देखिए जो आपका n है ना, ये n किसे डिनोट करता है? n डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर शेल को। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब फर्स्ट शेल, 2 का मतलब सेकेंड शेल, इसी तरह से थर्ड शेल और फोर्थ शेल। ये मतलब था जिसे हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में डिस्कस कर लिया था। अब देखिए बोर-बरी स्कीम के थ्रू आपको ये समझाया गया कि किसी भी शेल के अंदर, पहला पॉइंट देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको इतना तो मालूम चल गया है कि इस स्कीम की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, ये समझाया गया है हमें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें बोर-बरी स्कीम का, तो ये बोलता है किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर मैक्सिमम आपके 2n² इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2n² के बराबर। मतलब अगर मैं बात करूं n इज इक्वल्स टू 1 की, तो इस n इज इक्वल्स टू 1 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2n² के बराबर। इसमें भी 2n², 2n², 2n²। तो क्या मतलब सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। देखिए 2n² में आपका इंक्लूड है यहाँ पर n, और n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल है। और नंबर ऑफ शेल आपको मालूम है हर एक शेल के लिए कैसा है? अलग अलग है। और इसी के अकॉर्डिंग आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में चेंज होते जाएंगे। ठीक, तो अब इसके हिसाब से बोर-बरी स्कीम का फर्स्ट पॉइंट कि किसी शेल के अंदर आपके मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। अगर हम लोग ये पता करें कि फर्स्ट शेल में मेरे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह पाएंगे, तो देखिए फर्स्ट शेल यानी अगर मैं k शेल की बात करूं, तो k शेल के लिए n इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2n²।
अब देखिए यहाँ से अगर मैं पूछूं इसमें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा इनका, तो देखिए 2 इंटू एन स्क्वायर, एन के स्क्वायर की जगह देखिए एन स्क्वायर जो है मेरा, इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, तो एन की जगह मैं कितना रख दूं 1, तो ये क्या बन गया मेरे लिए 1 का स्क्वायर। मैं ये फॉर्मूला 2n स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से देखिए जो आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, m इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब मैक्सिमम जो निकल के आया वो कितना आया है 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 2 के बराबर। यानी आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट वाले शेल, यानी अगर हम के शेल की बात करें तो इस के शेल के अंदर मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, कम से कम मिनिमम कितने भी रह सकते हैं, समझ भाई 1 रखिए या 1 भी मत रखिए, बट मैक्सिमम कितने रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। और अब ये बात आपको एकदम गांठ बांध लेनी है अपने साथ में, याद रखना होगा, भूलना नहीं है। बाय द वे अगर कभी भूल गए तो आपको ना ये फॉर्मूला कि किसी भी शेल में मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे याद अगर आपको रखेंगे आप लोग तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। इसी तरह से देखिए जब आप आगे और शेल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैं एक एक करके आपको कैलकुलेट करके सबके लिए दिखा देता हूँ। फर्स्ट तो हमने के शेल की बात कर ली, सेकेंड वाले की अब चलिए बात करते हैं। सेकेंड जो है मेरा वो कौन सा है मेरा एल शेल, और एल शेल के लिए मुझे मालूम है n इज इक्वल्स टू कितना होता है 2 के बराबर। अब अगर मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूं किसमें एल शेल में, तो देखिए कितने होंगे 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर होता है, n की जगह 2 रखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देखिए जो यहाँ से निकल के आएंगे वो कितने 2 इंटू में 4 के बराबर, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। यानी कि सेकंड वाले शेल में अगर हम लोग बात करें एल शेल में, तो मैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आगे 5 6 7 और 8, ठीक। पहले वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। कम से कम आप एक भी मत रखिए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मैक्सिमम 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स तक ही रख सकते हैं। बात आई समझ में। इसी तरह से देखिए अगर मैं नेक्स्ट वाला शेल जो है मेरा एम शेल, इसके लिए कैलकुलेट करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल्स टू 3 होता है इसके लिए। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो देखिए कितने आएंगे 2 इंटू में 3 का स्क्वायर आएगा। अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 2 हो गया आपके लिए 18। मतलब m वाले शेल में मैं मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूँ। अब 18 यहाँ पे अभी दिखाना इतने में तो पॉसिबल है नहीं, तो आप ऐसे लिख लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे नेक्स्ट वाला जो है मेरा n शेल, n शेल में देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो n शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, n इज इक्वल्स टू 4 के लिए आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो ये आ गया आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इस लास्ट n वाले शेल में आप लोग मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स तक रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक। तो ये आपका था बोरबरी स्कीम का फर्स्ट पॉइंट, जिसने मुझे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, बल्कि इसने ये भी बताया कि आपके किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स तक रह सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट सकते हैं। तो इस वजह से इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब देखिए हम लोग जो आगे वैलेंसी डिसाइड करेंगे ना, वो इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ही डिसाइड करेंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मैक्सिमम किसी भी शेल में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। दूसरा आपको ये याद रखना होगा कि के, एल, एम और एन शेल्स में मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मैं रख सकता हूँ। ये पॉइंट्स अगर आप लोग याद रख लेंगे तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने बोरबरी स्कीम के सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए। फर्स्ट तो ये वाला आपको मतलब कंपलसरी है याद रखना, लेकिन सेकंड वाला जो है ना वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसे भूले अगर आप तो गया काम से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया कि मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स ही किसी ऑर्बिट या शेल में रहेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए हमसे ये कहता है ना कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो अब आपके सामने तो पहला डाउट ये आ गया कि यार व्हाट इज आउटर मोस्ट शेल, सही बात है ना। तो देखिए किसी भी एलिमेंट का आपका जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है,
जैसे पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और मान लीजिए इसमें केवल और केवल K वाला और L वाले शेल पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जरूरी नहीं कि ये हर बार KLMN शेल सारे एटम्स में ही पाए जाएं, एक भी मिल सकता है, केवल K भी, सिर्फ L भी मिल सकता है, सिर्फ M भी सिर्फ नहीं, केवल K भी मिल सकता है, K और L दोनों मिल सकते हैं, हो सकता है K L और M मिले और हो सकता है कि K L M N चारों मिल जाए। ठीक है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि K ना मिले और L मिल जाए, बिकॉज अगर पहला ही नहीं मिलेगा तो दूसरा आपको कैसे मिलेगा। ठीक, तो K हो सकता है सिर्फ मिले, या फिर हो सकता है 2 मिल जाए, 3 मिल जाए या 4 मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं चारों का आना एक साथ कंपलसरी है। ठीक है, तो मानिए किसी पर्टिकुलर एटम में आपके K और L शेल है केवल यहाँ पे, तो ये जो लास्ट वाला शेल आप देख रहे हैं न्यूक्लियस से लास्ट वाला, वो कौन है? L शेल है ना। तो इस L वाले शेल को मैं क्या कहता हूँ? आउटर मोस्ट शेल कहता हूँ। क्या बोलता हूँ? आउटर मोस्ट शेल बोलता हूँ, क्योंकि ये सबसे बाहर वाला है, इसीलिए आउटर मोस्ट। ठीक, अब हम लोग समझते हैं बोर-बारी स्कीम का सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमसे ये कहता है कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखना चाहता है। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैक्सिमम। ठीक, अब आपके मन में डाउट आएगा यार ऐसा क्यों? तो देखिए इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो सिस्टम बनता है ना, ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऐसा देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एटम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और हर एटम क्या होना चाहता है? स्टेबल ही होना चाहता है। यही सबका जो है एटम्स का प्रोसीजर है कि उनको स्टेबिलिटी चाहिए, इसी वजह से वो रिएक्शंस करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ में कंबाइंड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों? स्टेबिलिटी पाने के लिए। अब ये देखिए उनकी भी लाइफ ना लगभग जैसे देखिए हमारी लाइफ से थोड़ी बहुत रिलेट करती है। कैसे? अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपके पास भी कुछ एम्स हैं, कुछ टारगेट हैं। क्यों? बिकॉज आप अभी अनस्टेबल हैं। आप भी इन फ्यूचर स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं कि हाँ अभी मैं पापा के घर में रह रहा हूँ, कल को मेरा खुद का घर हो, मेरी खुद की गाड़ी हो। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स होंगे आपके। कुछ लोगों के ड्रीम्स और भी ज़्यादा बड़े बड़े होंगे, सबके अपने अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ओवरऑल सबका मोटिव, सबका टारगेट एक ही है कि उन्हें स्टेबिलिटी पानी है, उन्हें स्टेबल होना है। ठीक है ना? उसी तरह से हर एटम, कोई भी एटम हो, वो यही चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और स्टेबल होने के लिए ही वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम रखना चाहता है, जिससे कि उसे स्टेबिलिटी मिल जाए। समझ में आ रही है बात? 8 इलेक्ट्रॉन्स का ये जो स्टेबल सिस्टम होता है ना, देखिए इसे हम लोग ऑक्टेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑक्टेट के नाम से। तो अगर किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा ये एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। दो बातें हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल होगा। समझ में आ गई ना बात? तो ये था हमारे बोर-बारी स्कीम का सेकंड पॉइंट, और ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपसे बोला था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे लिए देखिए जो वैलेंसी को समझने का रास्ता जाएगा ना, वो यहीं से होके गुजरेगा, ऑक्टेट रूल से हमारे। समझ में आई बात? तो इसे चलिए, तो अब हम लोग समझ लेते हैं बोर-बारी स्कीम का हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और थर्ड पॉइंट हमसे ये कहता है कि जब तक आपके अंदर वाले ये जो सेल्स हैं, मींस के शेल हो गया, एल एम एन वगैरह, इनके जो इनर मोस्ट शेल हैं, जब तक वो उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा तब तक आपके आगे वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं होगी। समझ में आ गई बात? लेकिन हाँ, यहाँ पे इस चीज़ का मतलब आपका ऐसा नहीं है कि अगर अंदर वाली कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुई तो आउटर मोस्ट वाली में नहीं भरेंगे। ठीक, इस चीज़ को अगर मैं आपको देखिए समझाऊं, तो जैसे यहाँ पे आपको के शेल और एल शेल दिख रही है, तो एल वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स आपके तब तक भरना स्टार्ट नहीं होंगे जब तक आपके के वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ना हो जाए। समझ में आ गई बात? अगर के में इलेक्ट्रॉन भर गया है तभी आगे वाले एल शेल में उसकी फिलिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन अगर मानिए कि के में आप जानते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, बट अगर आप सोचिए कि क्या के वाले में अगर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या एल वाले में इलेक्ट्रॉन तब भी नहीं भरेगा?
नहीं, यहाँ पर अगर K में एक भी इलेक्ट्रॉन है तो L वाली शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके K मतलब जो अंदर वाली शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, पहले उसकी फिलिंग होनी चाहिए, तभी जाके आगे वाले की फिलिंग होगी। समझ में आ गई बात? चाहे कंप्लीट फिलिंग हो चाहे पार्शियल फिलिंग हो, लेकिन फिलिंग होना ज़रूरी है, मतलब उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो जा ही जाए। अब इसके बाद देखिए, जब आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ चुके हैं बोर-बरी स्कीम का, तीनों पॉइंट्स की फर्स्ट पॉइंट ये था कि आप किसी भी शेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं। दूसरा कि हर पर्टिकुलर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं, इसका एक और नाम आप याद रखिएगा, वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल में हर एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है मैक्सिमम, जिससे कि वो स्टेबिलिटी को अटेन कर सके, स्टेबिलिटी को पा सके। और थर्ड पॉइंट हमारा कि सबसे पहले आपकी फिलिंग होती है इनर वाले शेल्स की, तब जाके आपके बाहर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होती है। ये 3 पॉइंट अगर आपको याद है अच्छे से, तो अब आप वैलेंसी के पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वैलेंसी को समझना स्टार्ट करते हैं, जो कि इस पूरे चैप्टर में देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ब्रॉड दिया भी हुआ है आपकी बुक में। और ब्रॉड देने का रीज़न बस इसके ये है कि आगे हम ना इसे यूज़ करने वाले हैं एज इट इज़, क्योंकि अब आपको कोई वैलेंसी वगैरह आगे सिखाता नहीं है कि वैलेंसी क्या होती है या फिर इसे कैसे डिसाइड करते हैं। बस इसी क्लास में जितना आप सीख जाएंगे वैलेंसी के बारे में उतना ही सफिशिएंट होता है, कुछ भी कठिन नहीं है इसके बारे में सीखना। चलिए सबसे पहले तो देखिए हम लोग समझते हैं क्या होती है वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब क्या होता है हमारे लिए। तो वैलेंसी जो होती है किसी भी पर्टिकुलर एटम की, हम बोल सकते हैं कि ये उस एटम की या उस स्पीशीज़ की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी से मतलब ये है कि ये उस एटम की या उस स्पीशीज़ की जिसकी वैलेंसी की हम बात कर रहे हैं, उसके किसी और स्पीशीज़ यानी एटम वगैरह के साथ में जुड़ने की टेंडेंसी होती है। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक एटम है A और एक दूसरा एटम है B, समझ में आ गई बात? और A जो है ना वो B के 2 एटम्स के साथ में अटैच हो सकता है, A B के 2 एटम्स के साथ में आराम से अटैच हो सकता है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जो मेरे A की वैलेंसी है वो कितनी है? 2 है। समझ में आई बात? A की वैलेंसी मेरे लिए कितनी है? 2, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि A की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2। A जो है मेरा वो मैक्सिमम 2 एटम्स के साथ, जो B के 2 एटम है उनके साथ में ही अटैच हो सकता है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी वैलेंसी बोल दूंगा 2 है। तो वैलेंसी का जो जनरल मतलब होता है वो तो आप लोग समझ गए कि क्या होता है। अब बात यह है कि किसी भी एटम की जो वैलेंसी शो होती है वो क्यों होती है, इसका रीज़न क्या होता है। तो इसका रीज़न मैंने आपको बोर-बरी स्कीम के अंदर ही बता दिया है, ऑक्टेट रूल जो हमने पढ़ा था, कि कोई भी एटम जो होता है वो स्टेबिलिटी को पाना चाहता है, स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, और स्टेबिलिटी पाने के चक्कर में ही वो दूसरे एटम्स वगैरह के साथ में कंबाइंड होता है, उनके साथ में रिएक्शंस करता है। और क्यों करता है? ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स वो पा जाए और उन्हें पाते ही वो स्टेबल हो जाए। तो ये रीज़न होता है आपका किसी भी पर्टिकुलर एटम के वैलेंसी को शो करने का। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक और आपके सामने है नया, कि आखिर ये वैलेंसी हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखिए वैलेंसी का डिस्कशन हमने अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में भी किया था, लास्ट जो हम उसके पहले चैप्टर पढ़ रहे थे, बट वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि इस पर्टिकुलर एटम की वैलेंसी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ कि हमने किस तरह से उसे डिसाइड किया था अच्छे से। तो देखिए वैलेंसी को डिसाइड करने का जो मेन फंडा जाता है वो आपका जाता है ऑक्टेट रूल से होते हुए। ठीक, बोर-बरी स्कीम में अभी जो हमने सेकंड ऑक्टेट रूल पढ़ा, जिसमें क्या था कि हर पर्टिकुलर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक, बार बार इस बात को मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के चक्कर में होता क्या क्या है। सपोज करिए अगर मैं एक किसी कॉमन एटम की बात करूं, जैसे सोडियम का हो गया। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। मतलब कि इसके पास देखिए कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं?
11 इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ गई ना बात। लास्ट के लेक्चर में जो हमने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बोला था कि नीचे ये जो सिंबल के लिखा होता है नंबर वो क्या होता है, Z यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम के ऊपर कोई चार्ज वगैरह तो है नहीं, ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11 ही हैं। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन्स का देखिए सोडियम के अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है सोडियम का, सपोज कर लीजिए, और ये आ गई उसकी फर्स्ट यानी आपकी K वाली शेल, और ये हो गई उसकी L शेल। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से उसके K शेल में तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रह ही सकते हैं। समझ में आ रही ना बात। तो K शेल में आपके सोडियम के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए, 2 हमने रख दिए। अब आगे L शेल की बात करें तो L शेल में मैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए जब 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए हैं तो अभी भी मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 9 में से 8 तो मैं L को दे ही सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, भर दिया इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम के L शेल में। ठीक है, अब आगे देखिए एक इलेक्ट्रॉन और मेरे पास बच गया है, जिसे ना तो अब मैं K में रख सकता हूँ ना ही L वाले शेल में रख सकता हूँ। तो मुझे इसे रखना कहाँ पे पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है M वाले शेल में। तो इस M शेल में ये जो सोडियम का एक लास्ट इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, मैं इसे पुट कर देता हूँ। तो ये सोडियम के अंदर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। समझ में आ गई बात आपको। K शेल में कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में आपके गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बचा एक केवल और केवल वो चला गया M में। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हो गया। अब इसे देखते हुए हम सोडियम की वैलेंसी कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट तो वही है कि वैलेंसी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कि सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है, सोडियम एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा वाला है, ये M वाला है, यानी कि यही क्या है, इसका वैलेंस शेल है। समझ में आ गई ना बात। और वैलेंस शेल का ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम ही इसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम की हमें वैलेंसी डिसाइड करनी है, तो सोडियम एटम अगर स्टेबल होना चाहता है, सोडियम स्टेबल होना अगर चाहता है तो उसे अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। बिल्कुल करेक्ट बोला आप लोग ने। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर सोडियम को चाहिए, बेचारे के पास है कितने, केवल एक ही है, और मतलब कि ये कि उसे 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं से और अपने पास लाने पड़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, 7 चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन्स का डोनर मिलना, कि मतलब कोई सोडियम को आके 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, ये बहुत बड़ा टफ काम है। ठीक है, क्योंकि अगर आप दान पुण्य वगैरह करते हैं तो अपने जो भी कमाई है, जो भी आपकी इनकम है, उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा दान करते हैं, पूरी की पूरी इनकम उठा के नहीं दान कर दी जाती है। ठीक, तो इस वजह से 7 इलेक्ट्रॉन्स का डोनर मिलना अपने आप में एक बहुत टफ काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि हम बेसिकली कह सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इसे आके 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे। तो क्या अब सोडियम का एटम कभी स्टेबल ही नहीं होगा, वैलेंसी को शो ही नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं है, ये वैलेंसी शो करेगा अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता। देखिए यहाँ से तो ये अपने इस 8 इलेक्ट्रॉन, एक ये जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, इसे हटा तो सकता है। अब क्यों हटाएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे यहाँ से मिटा दूँ, इसे गायब कर दूं M शेल से, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मैंने सोडियम के एटम से निकाल दिया, तो अब अगर आप देखिए तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल आपको क्या दिख रहा है, L वाला दिख रहा है। मतलब अब ये जो L वाला शेल है यही सोडियम का क्या बन गया, वैलेंस शेल, और इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है यही सोडियम के क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, तो सोडियम कैसा हो गया, स्टेबल हो गया ना आपका। अब तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए।
तो यहाँ पे देखिए सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन का डोनर मिलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को इजीली यहाँ से रिमूव कर दिया और रिमूव करते ही इसे आपके कितने मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स का एक स्टेबल सिस्टम मिल गया। तो मतलब अगर हम पूछें यहाँ से कि बताइए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सोडियम की वैलेंसी होती है 1। ठीक, अब ये देखिए हमने डिसाइड कैसे किया कि सोडियम की वैलेंसी 1 ही है। तो देखिए वैलेंसी को ना अगर आपको डिसाइड करना है तो उसके दो तरीके होते हैं, जिन्हें मैं अभी चलिए आगे समझाता हूँ कि इन्हें मैंने कैसे डिसाइड किया। एक एग्जांपल मैं ना यहाँ पे छोटा सा आपको और देता हूँ कि आपका डाउट एकदम जो भी इस पोर्शन से लेकर है वो क्लियर हो जाए बड़े अच्छे से एकदम। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, समझिए चलते हैं। या एल्यूमिनियम तो हमारे लिए काफ़ी यहाँ पे एक टफ एग्जांपल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह काफ़ी बड़ा बनेगा उसका। हम किसी दूसरे पर्टिकुलर एटम जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, चलिए सबसे सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन का एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z 1 के बराबर होता है। और देखिए 1 के बराबर होने का मतलब कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है, आप ये भी याद रखिएगा। और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखिए ये हो गया प्लस यहाँ पे आपका, और इसके के शेल में केवल और केवल मुझे कितने रखने हैं, एक इलेक्ट्रॉन रखना है। बात आ गई ना समझ में। अब एक इलेक्ट्रॉन ये मैंने रखा कहाँ पे, हाइड्रोजन के शेल में। अच्छा, स्टेबल होने के लिए मुझे चाहिए कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, समझ में आ गई ना बात। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन अपने इस के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रख ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज के शेल में आपको मालूम है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो ये देखिए एक आपका एक्सेप्शन होता है किसका, हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट ना होते हुए भी अगर अपने के शेल में केवल ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर ले, किसको कंप्लीट कर ले, ड्यूप्लेट को, तो भी ये स्टेबल हो जाता है। ड्यूप्लेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि देखिए अगर कहीं से इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो वो इसके के शेल में आके बस जाएगा, और जैसे ही के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये शेल आपकी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो गई, कंप्लीटली फिल्ड हो गई, और हाइड्रोजन आपका स्टेबल हो जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन की ये भी वैलेंसी यहाँ से कितनी है, तो आप बोलेंगे इसकी भी वैलेंसी 1 है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखिए एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको, ताकि एकदम कोई इस डाउट आपको सामने बचे ही ना इस पोर्शन से रिलेटेड। चलिए हम बात कर लेते हैं बोरॉन की, ठीक है। बोरॉन की वैलेंसी हम लोग देखेंगे यहाँ से कि कितनी होती है। तो बोरॉन का देखिए अगर हम लोग देखें कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, सोडियम नहीं, बेरिलियम, बोरॉन, यानी 5 के बराबर। ठीक, Z इज इक्वल्स टू 5। Z इज इक्वल्स टू 5 बोरॉन के होने का मतलब ये है कि इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, अब इन 5 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट मुझे देखना है कि बोरॉन में कैसा होगा। तो चलिए यहाँ हम समझते हैं, इसे रफ कर देता हूँ अच्छे से। बोरॉन का न्यूक्लियस कुछ ऐसा होगा, इसके न्यूक्लियस में आपके ये के शेल हो गया और ये हो गया आपका इसका एल शेल। ठीक है, के शेल में मैंने डाल दिया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड हो गए के शेल में, तो बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके पास। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस से मैं रख दूंगा कहाँ पे, इस एल शेल में। तो एल शेल में मैक्सिमम तो 8 रख सकते हैं, बट यहाँ हमने कितने रखे, 3, क्योंकि उतने ही बचे ही हैं। तो ये हो गया आपका बोरॉन एटम के अंदर अरेंजमेंट किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि यहाँ से बताइए बोरॉन की वैलेंसी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि अगर बोरॉन को स्टेबल होना है, बोरॉन को अगर स्टेबल होना है तो इसे अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। सही बात है ना एकदम। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसे चाहिए इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स इसे मिल जाते हैं तो
तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पे डोनर मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपको जल्दी कोई 5 इलेक्ट्रॉन देने वाला भी नहीं मिलता है, ठीक है। जनरली 1 से 2 से 3 मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन तक तो आपको कोई दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन वगैरह कोई जल्दी देना नहीं चाहता है। तो अब यहाँ से बोरॉन की वैलेंसी भी देखिए कैसे कंप्लीट होगी कि बोरॉन भी क्या करेगा, अपने इसी आउटर मोस्ट शेल से इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएगा, इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएगा, क्योंकि 5 मिल नहीं सकते। तो चलो भाई इसी शेल को खाली कर देते हैं, क्योंकि देखिए पीछे यहाँ पे एक डुप्लेट सिस्टम बन जाएगा जो कि कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोरॉन ये करता है कि बोरॉन अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम में से यहाँ से निकालेगा, इसे बाहर फेंकेगा, और बाहर फेंकते ही कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसने फेंका, 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे आपके सामने कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर। और बोरॉन देखें यहाँ पे ना एक्सेप्शनली 5 वैलेंसी भी शो करता है, क्योंकि अगर कोई डोनर इसे मिल गया 5 इलेक्ट्रॉन देने वाला तो ये 5 तक भी जा सकता था, बट जाएगा नहीं एक्चुअली, इस वजह से क्योंकि इस अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड वगैरह नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट बन जाएगा जो आप अपनी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अभी इन 3 एग्जांपल्स में देखिए आपने देखा क्या, वैलेंसी का डिसाइडेशन। अब मैं आपको एक जनरल फंडा बता देता हूँ कि हम किस तरह से वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। आप ये देखिए कि किसी भी पर्टिकुलर एटम को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। जैसे हमने ये देखा कि सोडियम को अपना ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना था तो 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, बट 7 का डोनर मिलना बहुत ही एक मुश्किल काम है आपके लिए। तो इसने क्या किया, अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो इसकी वैलेंसी आपके लिए कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई, ठीक है। अब ये वैलेंसी 1 के बराबर हमें कैसे पता चली, तो देखिए आप क्या करिए, एक जनरल ट्रिक आपको बता देता हूँ। आपको मालूम है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, समझ में आ गई ना बात। चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, सोडियम के केस में बता रहा हूँ। आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं, 7 चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 8 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो बचा आपके सामने कितना, 1। तो ये जो 1 बच के आ रहा है ना, यही क्या है, सोडियम की वैलेंसी आपके लिए। मतलब आप क्या करिए, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसे उस 8 में से अगर माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वैलेंसी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अब यहाँ पे अगर हम लोग बोरॉन की वैलेंसी को भी देखिए जज करना चाहें तो आपको मालूम है 8 में से आपको बोरॉन के लिए नीड कितने इलेक्ट्रॉन्स की थी, 5 इलेक्ट्रॉन्स की थी, ठीक है। देखिए हमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो बोरॉन को कितने चाहिए, 5 चाहिए, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो 8 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए तो बचा कितना, 3। तो बोरॉन की वैलेंसी हमारे लिए कितनी हो गई, 3 हो गई। समझ में आ रही ना बात आपको। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका, कौन सा, आउटर मोस्ट शेल को खाली करने वाला। अब देखिए एक मैं आपको बताता हूँ और, जिसमें कि आउटर मोस्ट शेल में हमें अब फिलिंग करनी पड़ेगी। जैसे वो एग्जांपल जिसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और कोई देने वाला डोनर अगर हमें मिल जाए तब क्या होता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, क्लोरीन क्या करेगा, पहले तो अरेंजमेंट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये इसका के शेल, अब ये क्या हो गया इसका एल, और ये वाला इसका एम शेल। के शेल में गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब तो आप ये सब सीख ही चुके हैं। बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए आपके एल वाले शेल में। तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, और 8 to 10 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके, बचे कितने, 7। तो रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ आ गए एम वाले शेल में। तो ये हो गया आपका एम शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। और ये क्लोरीन के पूरे आइटम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी उसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में उसे चाहिए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल जो है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो कौन सा है, एम वाला, यही एम वाला। और इसमें देखिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन अगर और कहीं से आ जाए तो क्लोरीन बड़े ही आराम से आपका
ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। कोई भी डाउट यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन मिल गया अगर तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो मिलना बड़ा आसान काम है, कोई भी आसानी से हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मैं और भर दूँ तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब क्लोरीन की जो वैलेंसी हो गई वो आपके लिए कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई, ठीक। लेकिन अब देखिए यहीं पे ना मैं आपने अभी आपको पीछे क्या बताया था कि 8 में से अगर मैं जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है उसे माइनस करूं यानी 1 की, तो मुझे मिल जाती है वैलेंसी यानी कि क्या 7। तो क्या क्लोरीन की वैलेंसी 7 होगी? नहीं, ये तो गलत हो गया। तो मतलब क्या मैंने आपको गलत बताया? नहीं, मैंने आपको गलत कॉन्सेप्ट नहीं बताया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। आप देखिए ऐसे याद रखिएगा कि जब आपके सामने ऐसा केस आए कि आपको इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं हैं, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल सकते हैं, तो उस केस में आप ये वाला फंडा अपनाएंगे कि 8 में से जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या पा जाएंगे, वैलेंसी पा जाएंगे। लेकिन अगर आपको सामने ऐसा केस आ रहा है आपके सामने जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने गेन किए हैं वही आपका किसके बराबर हो जाएगा, वैलेंसी के बराबर हो जाएगा। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई। समझ में आ गई बात? दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान में रखिएगा कब हमें कौन सा वाला अप्लाई करना है। इसी तरह से देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको और दूँ कार्बन का। देखिए कार्बन के केस में हम कैसे डिसाइड करते हैं। कार्बन के अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है आपका। और 6 होने का मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें अरेंजमेंट देखिए कैसा होगा। ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये आपके सामने के शेल और ये वाला एल शेल। के शेल में गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पे आ गए, एल वाले इस शेल में, ठीक। अब अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबल होने के लिए, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को मिलने की मेरे पास टेंडेंसी होती है, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स आराम से मिल भी सकते हैं। और अगर बाय द वे 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते तो कार्बन अपने इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके अपना ये डुप्लेट सिस्टम कंप्लीट करके आराम से स्टेबल भी हो सकता है। तो देखिए इन केस ऑफ कार्बन ना आप याद रखिएगा कि मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मतलब मिलने वाली भी और नहीं भी मिलने वाली। अगर इसे इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए, मतलब वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 4 के बराबर हो जाएगी, +4 के बराबर, हम ऐसे बोलेंगे। और अगर यहाँ पे देखिए कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला आपका, तो देखिए क्या होगा, ये अपने इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। सॉरी यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा उल्टा बताया, अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिले तो -4 जाएगी वैलेंसी, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। याद रखिएगा जब भी गेन करेगा तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, मतलब उस केस में वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +4 के बराबर, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव कम हुआ तो कौन बढ़ जाता है, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिला, नेगेटिव बढ़ गया, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी आप लोग याद रखिएगा -4 भी हो सकती है और +4 भी हो सकती है, बट इन जनरल आप किसे याद रखेंगे, +4 को, कि कार्बन जनरली +4 वैलेंसी ही आपकी शो करता है। क्योंकि मैंने बोला ना आपसे कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ना कोई देना नहीं चाहता है, तो कार्बन को ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आखिर में रिलीज ही करवाने पड़ते हैं, शेयर करने ही पड़ते हैं, ठीक। तो अब आप यहाँ से आराम से वैलेंसी का फंडा समझ चुके होंगे। आप सिंपली ऐसे समझिए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए वो वैलेंसी के बराबर होता है। अगर गेन किए हैं तब जितने इलेक्ट्रॉन मुझे एक्सेप्ट किए वही किसके बराबर होगा, वैलेंसी के। और अगर बाय द वे इलेक्ट्रॉन्स गेन मैं नहीं कर पाया हूँ, मुझे मिलने वाले नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करूँगा। और उस केस में आप क्या करेंगे कि 8 में से वो इलेक्ट्रॉन्स जितने की मुझे नीड थी उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो किसके बराबर आपके लिए हो जाएगा, वैलेंसी के बराबर हो जाएगा। ये फंडा आप अपनाइएगा आराम से, कोई भी डाउट यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो चलिए अब हमने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख लिया है, तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब आपका ये है
कि कार्बन आपका 4 लोगों के साथ में आराम से ग्रुपिंग कर सकता है, 4 लोगों को अपने साथ कंबाइन करा सकता है। सोडियम की वैलेंसी 1 होने का मतलब ये है कि सोडियम एक लोग के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, किसी एक को अपने साथ कंबाइन करा सकता है। बोरॉन की वैलेंसी 3 होने का मतलब है कि बोरॉन 3 लोगों के साथ ग्रुपिंग कर सकता है। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होने का मतलब ये है कि क्लोरीन भी किसी एक के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, एक लोग के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ जनरल एलिमेंट्स जो आपको दिखेंगे अक्सर, जिनकी वैलेंसी वगैरह आपसे पूछी जाएगी, उनकी वैलेंसी को बता देता हूं और आपको उसे याद भी रखना होगा कि किसकी वैलेंसी किसकी कितनी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की आप याद रखिएगा वैलेंसी कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। हीलियम की अगर हम लोग देखिए बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 के बराबर, बिकॉज हीलियम एक इनर्ट गैस है और ये पहले से ही स्टेबल होती है। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा हीलियम का न्यूक्लियस और ये उसका के शेल जिसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो ये आपका डुप्लेट सिस्टम इसका पहले से ही स्टेबल है। इसी वजह से अब ना ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0 हो गई। ध्यान में रखिएगा, ये हमने किसकी बात की, अभी हीलियम की बात की। आगे अगर देखें यहाँ से आप लिथियम की, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। और अगर बोलें हम लोग बेरिलियम की बात, तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2 के बराबर। ठीक है, आगे बोरॉन देखिए, तो बोरॉन की वैलेंसी 3 हो गई आपकी। कार्बन, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी भी वैलेंसी 3 के बराबर होती है। और इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी आपके लिए, 1 के बराबर। क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होगी, 1 के बराबर। सल्फर की बात करें तो इसकी वैलेंसी 2 के बराबर होगी। और यहाँ से देखिए अगर हम लोग मैग्नीशियम कैल्शियम की बात करें तो इन दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, 2 के बराबर। ये सल्फर लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे, 5 मत समझिएगा आप। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट्स कुछ हमने देखे। एल्यूमिनियम देख लीजिए, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी कितनी होती है, 3 के बराबर। जिंक की बात करें तो जिंक की कॉमन वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 2 के बराबर। समझ में आ गई ना बात आपको। चलिए इतना आपने देख लिया। अब यहाँ से एक फाइनल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ वैलेंसी का। चलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी हम लोग यहाँ समझते हैं कि 2 कैसे हुई है। ठीक, ऑक्सीजन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप ये मत समझिए कि पहले से स्टेबल है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके सब मिला जुला के हैं। ठीक, इसका न्यूक्लियस देखिए कुछ ऐसा हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये आ गया क्या, इसका के शेल, और ये फाइनली इसका क्या बन गया, एल शेल। यहाँ पे इसमें देखिए हमने क्या किया, के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो ये मेरा एक डुप्लेट सिस्टम बना। और आगे बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो मैंने किस में रख दिए, आपके एल शेल में, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हो गया। अब ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कौन सा वाला है, ये एल वाला है, आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल यही है। और इसमें आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। अगर ऑक्सीजन को स्टेबल होना है तो इसे अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम क्रिएट करना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब इसे चाहिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का डोनर मिलना एक बहुत आसान काम है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे गेन कितने इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे देखिए कितनी हो गई, 2 के बराबर हो गई। बात आई समझ में, ये 2 क्या है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी है। अब अगर यहीं पे देखिए, चलिए एक कंडीशन ऐसी ना कि मैंने आपको बोल दिया, ये सही, ये खत्म हो गया हमारा काम। यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कैसे होती है हमने देख लिया। सोचिए ना, अगर मैं आपको बोल दूं कि चलिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन वाला डोनर भी नहीं मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी देने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि पीछे वाले डुप्लेट सिस्टम को पाके ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। समझ में आई ना। देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्टेबल सिस्टम है ना, ये सिर्फ के शेल में काम करता है और किसी शेल में नहीं। बाकी किसी शेल में स्टेबल होना है तो 8 ही चाहिए। ये नहीं कि एल में भी 2 हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी पा जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला।
तो अगर 2 का भी डोनर ना मिले तो ऑक्सीजन इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाता। और उस केस में अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, तो आप बोलते ये कि ये बेचारा 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने यहाँ से रिमूव कर रहा है, नीड कितने की थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, सही है ना। तो 8 में से नीड कितनी थी 2, जब आप इसे सबट्रैक्ट कर देते तो आता कितना 6, और यही 6 क्या हो जाती वैलेंसी हो जाती आपकी। किसके लिए वैलेंसी हो जाती? ऑक्सीजन के लिए। कब? जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाले होते तब। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स में देखिए आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन का डोनर ना मिले, अगर इलेक्ट्रॉन का डोनर ना मिल रहा हो तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही किसके बराबर होते हैं? वैलेंसी के बराबर होते हैं। देखिए समझाता हूँ इस चीज़ को। सोडियम के केस में आपने देखा था कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था और इसे डोनर नहीं मिल रहा था, तो इसने इसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया था। तो इसकी वैलेंसी हमने कितनी देखी थी? 1 देखी थी। और इसे नीड कितनी थी स्टेबल होने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 8 में से अगर नीड यानी 7 माइनस करूंगा तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला लगाने का मन ना कर रहा हो तो आप इस लॉजिकल तरीके से भी वैलेंसी निकाल सकते हैं। कब? जब इलेक्ट्रॉन का डोनर ना मिल रहा हो तब। अगर डोनर मिल गया तब तो इजी है, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वही वैलेंसी के बराबर। बट अगर डोनर ना मिले तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वही वैलेंसी के बराबर। ठीक, ये याद रखिए जनरल फंडा, आपको सब कुछ अच्छे से याद रहेगा। इसी तरह से देखिए बोरॉन में भी आपने देखा था कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन 5 चाहिए थे जिसका डोनर मिल नहीं रहा था। तो हमने 8 माइनस नीड यानी 5 किया था और बोला था बोरॉन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। और आप देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में थे भी कितने? 3 इलेक्ट्रॉन थे और इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के ही बराबर क्या है? इसकी वैलेंसी है। तो ये था लॉजिकल तरीका इलेक्ट्रॉन डोनर ना मिलने के केस में वैलेंसी को डिसाइड करने का। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से जो वैलेंसी निकालने वाला है ये एंड हो जाता है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी किस तरह से डिसाइड होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स के वैलेंसीज क्या क्या होती हैं, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। अब एक फाइनल हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है इस चैप्टर का, जो कि है एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली तो ये कॉन्सेप्ट देखिए आपका है मोल कॉन्सेप्ट का, जिसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। बट क्योंकि ये इन एनसीईआरटी इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है इस वजह से मैं भी आपको यही बता देता हूँ इसको अच्छे से। नाम क्या है कॉन्सेप्ट का? एवरेज एटॉमिक मास वाला। अब देखिए इसे यहाँ पे देने का रीज़न आपका ये था ना, क्योंकि जो चैप्टर वाला है उसने आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो कुछ ऐसा कि आइसोटोप्स आइसोबार्स की जो नॉलेज है वो आपको इसी चैप्टर में दी गई है। इसी वजह से जो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है ना ये उससे रिलेट करता है, तभी इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक, देखिए होता क्या है, किसी भी अगर हम देखिए पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, जैसे आपका कोई आइसोटोप किसी भी एलिमेंट का या कोई भी मान लीजिए हम बात करते हैं एटॉमिक मास की केवल, तो किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो नेचर में अपने डिफरेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करने एक कॉमन एलिमेंट हाइड्रोजन की, तो आपने देखा था ना हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3। आइसोटोप्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब हाइड्रोजन तो इन तीनों आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आपसे कोई हाइड्रोजन का पूछे कि बताइए इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो मान लीजिए किसी ने बोला 1, किसी ने कहा 2, किसी ने क्या कहा 3, क्योंकि यही तो मास नंबर है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, यहाँ पे क्या हो सकती है? गड़बड़ी। और यही गड़बड़ी ना हो एटॉमिक मास बताने में, सभी लोग एक ही एटॉमिक मास बताएं किसी भी एलिमेंट का। इसके लिए साइंटिस्ट ने कहा ना कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एवरेज एटॉमिक मास लिखिए, और यही एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? आपके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर। अब इसे कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? तो देखिए मानिए यहाँ पे ना कोई एक एलिमेंट है जो नेचर में आपके 2 आइसोटोप्स के फॉर्म में मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं किसी भी एक एलिमेंट की, मान लीजिए बोरॉन है, तो बोरॉन नेचर में अपने एक आइसोटोप बोरॉन 9 यानी 4b9 के फॉर्म में, और एक दूसरे आइसोटोप यहाँ से आपके जिसका नाम क्या होता है आपका ये बोरॉन नहीं, इसकी हम बात करते हैं बेरिलियम की।
तो 4Be9 और 4Be11 इसके फॉर्म में आपका पाया जाता है। समझ में आ गई बात। 4Be9 जो है आपका वो कितना मिलता है नेचर में 75% के आसपास, और 4Be11 जो होता है आपका ये 25% के लगभग पाया जाता है नेचर में। ये एबंडेंस होती है कि जो नेचर में ये वाला बोरॉन कितना पाया जाता है 75%, और ये वाला बोरॉन कितना मिलता है हमें 25% के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे मैं कभी, सॉरी मैं बोरॉन इसे कह रहा हूँ बार बार, बेरिलियम है, बेरिलियम का अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि बताइए एटॉमिक मास क्या होगा, तो कोई बोलेगा 9, कोई बोलेगा 11, तो इसलिए हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं ताकि सब एक ही बात बोलें। इसका एवरेज देखिए हम कैसे निकालेंगे, जब भी मुझे आम कैलकुलेट करना होगा, आम क्या मतलब एवरेज एटॉमिक मास, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक आइसोटोप आप पकड़िए, उसका जो भी परसेंटेज हो उसे लिखिए, तो ये कितना है 75%, मल्टीप्लाई करिए उसमें किससे, उसी आइसोटोप के मास नंबर से। ठीक है, यहाँ हमें एटॉमिक नंबर का कोई लेना देना नहीं है, मास नंबर से मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस लगाइए। अब दूसरे वाले आइसोटोप का परसेंटेज लिखिए, कितना है 25%, इनटू इसमें आप क्या करिए ना, इसके वाले एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि कितना है 11। समझ में आया क्या करना है, एक को पहले पकड़िए, उसका परसेंटेज इनटू उसी का एटॉमिक नंबर, प्लस लगाइए दूसरे वाले का परसेंटेज इनटू उसी का एटॉमिक नंबर, डिवाइड इसे कर दीजिए किससे, 100 से, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ से देखिए, 75 इंटू 9 करेंगे तो 9 5 जा यहाँ पे 45 का 5, और 9 7 जा आपका 63, और यहाँ पे 4 आपका कितना हो जाएगा 67 के बराबर। 675 प्लस 25 है और 11, तो 11 5 जा 55, और 5 कैरी आया तो 11 2 जा 30, तो ये ओवरऑल हो गया 35 डिवाइड बाई यहाँ से आपका 100। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास। ये इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए किसके, यहाँ से डिफरेंट है इतना अलग, 5 + 5 आपका होता है 10, 7 और 5 कितना होता है आपका 12, और +1 कितना होगा 13, और आपका 6 और 3 कितना होता है 9, और 9 और 1 कितना होता है 10, अपॉन में कितना आ गया यहाँ से 100। तो इसे जब आपने डिवाइड किया तो आपका जो एवरेज एटॉमिक मास आपको मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है, यहाँ से देखिए 100 से आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 10.3 के बराबर। तो बोरॉन का जो आपका एवरेज एटॉमिक मास आया है वो कितना आया है 10.3 के बराबर, और ये देखिए आता है किसमें है, AMU में आता है। ठीक, बिकॉज हम एक एटम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक एटम के मास की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये किसमें आएगा, AMU में। अगर मैं 1 मोल एटम्स की बात करता तो ये आंसर किसमें आता, ग्राम में आता है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अब अगर आपसे कभी एवरेज एटॉमिक मास वगैरह भी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होने वाली नहीं है। और इसी अच्छे से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपका ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका समापन होता है। अब आपको देखिए करना क्या होगा कि जितना भी थ्रू आउट पूरे इस चैप्टर में अभी तक आपको पढ़ाते आया हूँ, और पिछला चैप्टर जो था हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बेसिकली ये दोनों चैप्टर्स एक ही है, देखिए बस 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसे आप अच्छे से रिवाइज कर दीजिएगा, जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे इनके उन सबको अच्छे से लर्न रखिएगा, दिमाग में सब कुछ याद रहना चाहिए। मिलेंगे टिल देन हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और नए चैप्टर के साथ। बाय।